ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 30वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एको गुण वृद्धि सूत्र के उदाहरणों में पीछे हमने मेद्यति बनाया था और जिस सूत्र के उदाहरण हम देख रहे हैं ये परिभाषा सूत्र है और आवश्यकता इसलिए पड़ी इसकी कि जहां गुण वृद्धि के विधायक जो विधि सूत्र आए हैं स्थान स्थान पर, उनमें कुछ सूत्रों में तो निर्णय कर दिया गया है कि गुण और वृद्धि किसके स्थान में होंगे और कुछ सूत्रों में निर्णय नहीं किया गया है। तो जहां निर्णय नहीं किया गया है वहां ये परिभाषा निर्णय देती है कि जहां भी ऐसा कहा जाए कि गुण हो या वृद्धि हो, इन शब्दों को बोल करके कहा जाए वहां वो गुण वृद्धि एक के स्थान में ही होते हैं और किसी के स्थान में नहीं होंगे। तो ये सबको समझ में आ गया है सूत्र का अर्थ पहले। तो इसीलिए मेद्यति में जो गुण करने वाला सूत्र आया था, पुगंत लघुपधस्य च, तो उस सूत्र से क्या ऐसा लग रहा है कि उसने ये नहीं बताया कि गुण किसके स्थान में हो? दोबारा देखो सूत्र को। अगर बताया है तो फिर ये परिभाषा सूत्र क्या करेगा वहां? फिर तो निर्णय हो गया। ये परिभाषा सूत्र कब लगता है? जहां अनिर्णय की स्थिति हो जाए। तो सूत्र का अर्थ क्या था उसका कि सार्वधातुक आर्ध धातुक दोनों में से कोई भी प्रत्यय यदि आगे आ जाए तो दो प्रकार के शब्द पकड़े उसने, एक तो पुगंत और दूसरा लघुपध। इनको गुण होता है। पुगंत का तो कभी आएगा उदाहरण आगे, वहां देखेंगे। यहां था लघुपध। लघु उपधा है जिसकी, यह है लघु ममई मिद, और उपधा किसे कहते हैं? अंतिम अल से पहला वर्ण, अलुन्त्यात पूर्व उपधा। तो पूरा अंग कैसा हो गया? लघुपध। बहुरी समास है। लघु उपधा यस्य, उपधा जिसका लघु हो। उपधा की पहली व्याख्या कर दी गई, अंतिम अल से पूर्व वर्ण। तो बहुरी समास सदा विशेषण बनता है किसी का भी, क्योंकि हम बहुरी समास में विग्रह करते हैं तो जिस जिस करके बोलते हैं। जिसका, जिसमें, जिसके लिए, जिसको, जिससे, ऐसे तो बोलते हैं। तो ये जिस कोई अन्य वस्तु ही तो होती है। पीले कपड़े हैं जिसके, वो जिस कौन है? कोई मनुष्य। तो मनुष्य न तो पीला है न कपड़ा है, यानी जो शब्द हम बोल रहे हैं उनमें से एक भी नहीं है वो। तो विशेषण बनता है ये। ऐसे यहां पर लघु उपधा है जिसकी, वो जिस कौन है? मिद। इसका नाम हो गया लघुपद। अब इसने गुण किसको किया? पुगंत लघुपधस्य च ने, बताओ। लघुपद को सूत्र में कहा इकार? नहीं, वो नहीं है।
लघु पद शब्द है सूत्र में। इसने पूरे लघु पद को गुण की प्राप्ति कराई। इसने ये नहीं कहा कि कार को गुण होता है, लघु पद है जिसका उस पूरे को गुण प्राप्त हो रहा है। अब वहां पर फिर अलोन्त्य से लगाने लगेंगे हम, क्योंकि वही तो परिभाषा आएगी बाद में कि जहां कहीं ऐसा षष्ठी निर्देश करके आदेश किया जा रहा है, ये गुण भी तो आदेश है एक, तो वहां पर अंतिम अल के स्थान में होता है तो दकार को प्राप्त होने लगेगा। और ए ओ इनमें से कौन सा आएगा दकार के स्थान में फिर? क्यों ए क्यों नहीं आएगा, ओ क्यों नहीं आएगा? स्थान तो मिलेगा नहीं है, तो स्थान नहीं मिलता है तो क्या करते हैं फिर? अर्थ भी कुछ नहीं है, गुण अर्थात प्रयत्न वो भी नहीं मिलेंगे। तो चौथा एक नियम होता है स्थान अर्थ गुण प्रमाण। प्रमाण मात्रा, तो द की मात्रा कितनी है? आधी। व्यंजन सारे आधी मात्रा के होते हैं। अब अ ए ओ इनमें से एक है एक मात्रा का, अ, ए दो मात्रा का, ओ दो मात्रा का, तो आधी मात्रा वाले के स्थान में एक मात्रा वाला अधिक सूट करेगा या दो दो मात्रा वाले? तो आ सकता है, बन जाएगा मेद्यति, बन जाएगा। द को आ कर दें हम, ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये फिर परिभाषाएं बनाई गई हैं, क्योंकि पता है पाणिनि को अगर ये सूत्र नहीं बनाऊंगा, मैं परिभाषा नहीं बनाऊंगा, तो ये मेद्यति कभी नहीं बन सकता। और लक्ष्य क्या है व्याकरण का? शब्द के साधुत्व को बरकरार रखना, जो बना बनाया है वहां तक पहुंचाना है हमें नियमों के अनुसार। तो इसलिए अब सूत्र ये पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां किसके स्थान में हो, वो किस में एक वर्ण नहीं है उस सूत्र में। उसने कहा लघु पद के स्थान में गुण होता है, तो लघु पद में तो बहुत सारे वर्ण हैं, नहीं बनेगी बात। और जहां कह दिया गया है ऐसा, जैसे हम वृद्धि कर रहे थे भागह में, तो भागह में वृद्धि किस सूत्र से की थी? अत उपधाया। क्या अर्थ था? उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है, येत णित प्रत्यय परे रहते। क्या अनिर्णय है यहां या निर्णय हो गया? उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है, अनिर्णय है। प्रश्न हुआ किसके स्थान में वृद्धि? आकार के स्थान में। कैसा आकार? उपधा में होना चाहिए। क्या यहां बहुतों के स्थान में वृद्धि प्राप्त हो रही है? हो गया निर्णय? नहीं। अब ये जाएगा एकोगुण वृद्धि वहां पर? क्या न्यायाधीश वहां जाते हैं जहां सब शांत है, कोई झगड़ा नहीं है? क्यों जाएगा वहां? यहां आएगा ये, क्योंकि यहां पर लघुपद कह दिया है, स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है किस वर्ण को हो। और पूरे लघुपद को तो कर नहीं सकते हम कि पूरे मिद के स्थान पर आयो में से कोई एक चीज ले आए, ये संभव नहीं है। तो ऐसे स्थलों पर ये निर्णय करेगा। तो एक उदाहरण हमने देखा था मेद्यति गुण का, और ये परिभाषा किस किस का निर्णय कर रही है? गुण का भी और सूत्र बोलो पूरा, एको गुण वृद्धि, वृद्धि का भी निर्णय कर रही है। ये गुण का ही तो था उदाहरण, वृद्धि का भी कहां आया है? तो आज हम कौन सा उदाहरण देखेंगे? वृद्धि का। और गुण में भी हमने अ का लिया है, क्या नाम, ए का लिया है, ई को ए करने वाला, और भी हो सकते हैं। इसका तो अपवाद जो अच्छा, अगर ओ का उदाहरण लें कोई हम गुण का, तो क्या ला सकते हैं? जरा बोलना, सोच के बोलो। जैसे मेद्यति, ये ए का उदाहरण हो गया, ए। ओ का क्या हो सकता है? मोदती। हाँ, मोदते,
आत्मनेपद का है ये, बिल्कुल सही कहा आपने। मोदते में भी ये परिभाषा लगेगी, वहां ऊ को ओ हो जाएगा, यहां ई को ए हुआ है। तो आज देखेंगे वृद्धि का उदाहरण। अच्छा, यहाँ पर जैसे पुगंत लोग ये वाला वैसे भी तो नहीं लगा, मिदर गुणा लग गया ना। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ तो मिदिर गुणा लगा, वो ध्यान हट गया। अब बोले तुम इतनी देर में, मैं ये तो और सुकामा जी को भी कोई ध्यान नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि आप दिखा रहे हैं, प्राप्ति दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, प्राप्ति दिखाएंगे वहां पर, लेकिन वहां प्राप्ति दिखाने के बाद भी ये अवस्था तो आनी है जो मैंने सारी बोली है। ये तो अव्यवस्था वहां भी आएगी, लेकिन वहां उसको किंगतिच ने रोक दिया था। ध्यान आया था नहीं, जो मैंने कल बताया था, किंगतिच सूत्र ने पुगंत लघुपधस्य च से प्राप्त गुण को रोक दिया था। लग तो रहा है सूत्र ये, और ये व्याख्या सारी पीछे हो भी चुकी थी। ये सूत्र बताया गया था, इससे प्राप्ति दिखाई गई थी, और प्राप्ति दिखा करके किंगतिच सूत्र के द्वारा इसको रोका गया था। उसने क्या कहा था कि कित नित यदि प्रत्यय आगे आ रहे हों तो इक के स्थान में प्राप्त होने वाले गुण और वृद्धि आगे नहीं होते। वाक्य पूरा क्यों नहीं करते जल्दी से? नहीं होते, क्योंकि न धातु लोप आर्ध धातु के सूत्र से न जा रहा है उसमें। किसमें? किंगतिच में। और इको गुण वृद्धि पूरा जा रहा है, बस। तो यहां कित नित प्रत्यय क्या परे था आगे? श्यन। श्यन प्रत्यय क्या था? कित या नित क्या था? किस सूत्र से? सार्वधातुक अपित। अपित सार्वधातुक। सार्वधातुक था ये शित होने से, श्यन। अपित किस लिए है? पित न होने से, इसलिए इंगित हो गया था। तो अब मिदर गुण सूत्र लगाया गया, अलग से बनाया गया। समस्या वहां भी वही रही कि मिदेर गुण, मिद अंग को गुण होता है कौन से वर्ण के स्थान में? नहीं बताया गया। अब ये पहुंच जाएगा एको गुण वृद्धि, कि जहां भी ऐसी स्थिति आए वहां इकह, इसको और जोड़ लेना, इसको ले लेना साथ में। अब मिदेर गुण में इकह को और जोड़ दो, तो मिदेह इकह, मिद के इक के स्थान में। अब मिद में एक ही तो है, कौन सा? ई। हो गया निर्णय, मेद्यति। आज करेंगे माष्टि, बहुव्रीहि का। स्नेह करता है, और ये है माष्टि। माष्टि का अर्थ क्या होता है? मृजूष शुद्धौ, शुद्ध करता है। मार्जन भी इसी धातु से बनेगा जिससे मार्ष्टि बना हुआ है। धातु क्या है? मृजूष। अर्थ क्या है? शुद्धौ। धातु जब भी कोई आए उसका अर्थ साथ में ध्यान रखा करो। तो मृजूष शुद्धौ, कौन कौन से अनुबंध इसमें? अनुबंध हटाने से पहले क्या करते हैं? अभी क्रम का अभ्यास हो नहीं पा रहा है आपको। सबसे पहला काम धातु संज्ञा है, ये सबसे पहला काम होता है। और सूत्र कौन सा है?
भुवादयो धातवः। उसके बाद फिर अनुबंधों को हटाने का नंबर आता है। तो अनुबंध ये अंत में हल आ रहा है तो बैठाइए हलंत्यम, एक ही सूत्र पर्याप्त है। और अब ये ज में ऊ है ये, और म में री भी है। ये क्या है? अच। और अच सानुनासिक भी होते हैं, निरनुनासिक भी होते हैं। यदि सानुनासिक हुए तो उपदेशे जनुनासिकेत नहीं छोड़ेगा, निरनुनासिक हुए तो छोड़ देगा। तो इसमें एक सानुनासिक है, एक निरनुनासिक है। कौन सा है सानुनासिक? ये। इसकी भी संज्ञा हो गई किससे? उपदेशे जनुनासिक एक। तो दोनों गए, तस्य लोपः। क्या बचा? ये हो गया। ये निरनुनासिक है, ये कैसे पता चला? लिख तो दिया मैंने, अब और कैसे पता लगाओगे आप? हैं? मेरे बताने से। आप लोग किसी और को बताना, तो उसकी भी शंका हट जाएगी। वो किसी और को बताएगा, उसकी शंका हट जाएगी। ये शंकाएं हट जा रही हैं, पीछे सब हट रही हैं। हमें भी किसी ने बताया था, हैं? हमारे बताने से। तो आप नहीं हो? हाँ, और हमें भी किसी ने बताया था, उनको भी किसी ने बताया, और सबसे पहले परमात्मा ने बताया था। समस्या कहाँ है? मुझे बताओ ना कि यहाँ समस्या आ रही है। जब आप नहीं होंगे तो हम कैसे लगाएंगे? तो बिना पढ़ाए तो कोई पढ़ता है ही नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। कैसे इनको रटा जाएगा कि इन यहाँ नासिक अच्छा है? इसके उत्तर कुछ बाद में आएंगे। अभी धातु पाठ यदि हमारा कंठस्थ है तो धातु पाठ में ये सब बता दिया गया है। कुछ कुछ धातु संग्रह जैसे किया, फिर उसके अंत में बता दिया कि ये धातुएं ऐसी हैं। फिर कुछ आई धातुएं, फिर बता दिया अंत में ये ऐसी हैं। तो अंत में कैसी हैं वो पंक्ति भी साथ में याद कर ली जाती है। जैसे 25, 30, 50, 100 धातुएं इकट्ठी आ गई और अंत में लिख दिया कि ये अनुनासिक है या नहीं है, ऐसे करके उसमें लिख देते हैं। अनुनासिक का तो खैर नहीं लिखते हैं, लेकिन उदात्त अनुदात्त का तो अंत में लिखते हैं। और रही बात कि ये अनुनासिक वाली समस्या, तो इसमें तो वही उत्तर आएगा कि ये बताने से ही पता चलता है। फिर हमारा इतना अभ्यास हो जाता है बाद में कि जितनी भी धातुएं हैं, यदि सोकामा जी ध्यान नहीं है आपका, जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं में हम जो प्रयोग करते हैं तो प्रायः एक ही स्वर रहता है इनमें। आप बोलो, कोई धातु बोलो, जो भी समझ में आ रही है एकदम बोल के देखो। भू में तो एक ही अच है, जिसमें कई अच हों और हम बोल एक ही अच रहे हों। और बोलो कोई सी। स्विदी। तो स्विदी में हम बोलेंगे तो केवल एक स्वर रहेगा, स्विद। ये हट जाएगा। अर्थात जहां जहां भी दो दो स्वर हैं, कहीं कहीं 3-3 भी आते हैं धातु में, जहां एक ही स्वर है। एक तो मोटी पहचान बताऊंगा, जहां धातु में एक ही स्वर है, जैसे भू सत्तायाम भू, वो कभी भी सानुनासिक हो ही नहीं सकता। अब इसमें कोई पहचान करने की बात रही क्या? क्या कहा मैंने अभी? जिन धातुओं में एक ही स्वर पढ़ा है पाणिनि ने, जैसे डुक्रे करणे, डू तो अलग अनुबंध है, यहाँ अलग है, फिर क्या रह गया? क्री। अब क्री में एक ही स्वर तो है, ये अनुनासिक नहीं हो सकता है। पा पाने, पा रक्षणे पिता बनता है इससे। तो क्या शंका हो रही है कि पा में आ अनुनासिक है या निरनुनासिक है? शंका हो रही है? हो रही है। और मैंने क्या बताया था अभी? यदि एक ही स्वर है किसी धातु में तो वो अनुनासिक हो ही नहीं सकता। फिर क्यों शंका हो रही है? अच्छा।
अब इसको इसमें कोई सुनेगा तो जिसमें एक से अधिक स्वर हैं वहां ये प्रश्न उठेगा। तो वहां अब उत्तर दूसरा कि जहां एक से अधिक स्वर हैं वहां एक को जाना पड़ेगा। कुछ धातुएं ऐसी हैं उनको छोड़ो अभी, जैसे हमने कहा जागरी धातु है, जागनी अर्थ में आती है, जागरी निद्रा क्षये। तो जागरी में कितने अच हैं? दो। अब कोई कहेगा इसमें ग्री में री अनुनासिक होना चाहिए, प्राय करके अंत वाला ही स्वर होता है अनुनासिक। यहां दो हैं देखो, मृ री और ये उ, ई री और उ। तो री को हम शंका नहीं करेंगे, प्रारंभ का कभी भी अनुनासिक नहीं होता है, अगला वाला ही होगा। तो जागरी में री होना चाहिए, लेकिन वहां दोनों में से कोई नहीं है अनुनासिक। तो ऐसी कुछ धातुएं छोड़ो उनके लिए भी। अन्य सर्वत्र यदि कहीं पर दो स्वर हैं किसी धातु में तो अंत वाला अनुनासिक ही होगा। जैसे धातु है पठ, तो प में भी अ, ठ में भी अ, कौन सा है अनुनासिक? ठ में अ। अब तो नहीं होगी शंका, तो फिर तीन आए तो फिर अगर तीन आए अंत वाला ले लो, अंत वाला ही लेना है बस। ठीक है। सेना में अंतिम वाले तो मरते हैं पहले, जो आगे होते हैं टुकड़ी के, पीछे वालों का तो बारी बाद में आती है ना। तो अंतिम वाला पीछे वाले को बोलेंगे, हैं? अंतिम वाला पीछे वाले को बोलेंगे, आगे वाले को? अंतिम तो हम पीछे वाले को बोलते हैं। अच्छा हम ये शब्द कहें कि कैसा है कि जकारांत या जकारादि बोलते हैं इसको। जकार अंत में है जिसके, या जकार आदि में है जिसके। तो अब ये प्रश्न मत करना आगे कि कैसे पता लगे कि ये अनुनासिक है। फिर भी एक उत्तर खोज रखा है वैयाकरणों ने, एक वाक्य बना लिया है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, कि ये अनुनासिक है, ये पाणिनीय। प्रतिज्ञा कर लेते हैं बस। पाणिनी को पढ़ने वाले को कहते हैं पाणिनीय। अब आप सब क्या बन गए हो? पाणिनीय। पाणिनी को पढ़ने वाले पाणिनीय, और पाणिनी की पुस्तक भी पाणिनीय। शालीय 6 प्रत्यय करके बनाया था नहीं, यहां भी 6 प्रत्यय हो जाएगा। पाणिनीय। मैंने ये तो नहीं कहा कि जहां जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा। जहां जहां ई दिख रहा है वहां 6 प्रत्यय है बस। अब ये तो नहीं कहा मैंने सब जगह ई लगा दो, तो ये क्या रह गया? मृज। अब अगला कार्य, अगला कार्य संक्षेप से चलेंगे थोड़ा सा। धातु संज्ञा तो हो ही चुकी है, धातु के अधिकार में वर्तमाने लट, और लट लकार लटह क्षत्रिय शाणचा प्रथमा समानाधिकरण से कर्ता में आया, और कर्ता में आने के बाद लट अनुबंध हटा देंगे, लकार शेष रहा। फिर लस्य के अधिकार में तिप्तसी सूत्र आएगा, 18 प्रत्यय, उनका फिर लह परस्मी पदम तंगानावात्मने पदम। ठीक है। फिर शेषात कर्तरी परस्मी पदम से 9 प्रत्यय आए, उनकी फिर पुरुष संज्ञा प्रथम मध्यम उत्तम। फिर शेषे प्रथमा से प्रथम पुरुष आया, फिर उनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, और फिर एक वचन द्वैक और द्विवचन एक वचने। बस यहां तक हो गया। इतना सबका अभ्यास हो ही गया होगा अभी इतना करने का। तो आ गया ती, मृज ती। अब ये ती प्रत्यय सार्वधातुक है या आर्धातुक है? क्यों? शब्द को सही करो अपना। कैसे है ये सार्वधातुक? कैसे है? तिंग। देखो सही बोला आपने। तिप क्यों बोला? सूत्र है तिंग शित या तिप शित है? बताओ अच्छा सूत्र क्या है? फिर सूत्र को क्यों नहीं बोलते? तिंग और शित होना चाहिए।
आप तिप कहेंगे तो एक ही प्रत्यय आएगा, और तिंग कहने से 18 आएंगे। तो आपको एक चाहिए कि 18? कम चाहिए कि अधिक? तो ये हम कहेंगे तिंग है, इसलिए सार्वधातुक है। और शकारित हो तब भी सार्वधातुक कहलाएगा। तो ये सार्वधातुक है। और दूसरा कर्ता में लाए थे हम इसको, लट लकार को, तो ये कर्ता में भी है। तो कर्ता वाची सार्वधातुक प्रत्यय आगे यदि हो धातु के, तो कौन सा प्रत्यय आता है? कर्तरी शब्द। ये मेदती बिल्कुल वही काम हो रहा है, अभी कोई नया काम नहीं हुआ अभी तक। वहां श्यन आया था शब की जगह, यहां शप आ गया। और उस दिन ये पीछे किसी कक्षा में ये निर्णय हो चुका था कि शप किन किन गणों में आता है, बहुत विस्तार से हो चुका है पीछे। भुवादिगण, आगे बोलो, अदादिगण और ज्योत्यादिगण। ये तो रहे धातु पाठ के गण। और क्या बताया था? सनाद्यंता धातवः, जितनों की भी धातु संज्ञा करेगा उन सब से भी शप आएगा। ये धातु किस गण की है? अदादिगण की। तो शप आ गया। अब इसका अनुबंध हटाएं क्या? हैं? देखो अनुबंध किसके हटाते हैं? अनुबंध किन के हटाए जाते हैं? जिनको आगे रखना है। हैं? कोई आया हमारे मकान में आगंतुक और व्यक्ति सही नहीं है, तो उसके लिए हम आसन बिछाएं, कुर्सी रखें बैठने को, ये सब काम करेंगे? उसको भगाएंगे वहां से पहले ही, कुछ भी नहीं करेंगे। या कोई गंदा संदा व्यक्ति आ गया, अब उसको हटाना ही है, तो उसे ये नहीं कहेंगे भाई पहले साफ हो करके आ, हाथ पैर धो करके आ। गंदे हाथ पैर वाले को हटा देंगे सीधा। ये नहीं कि पहले इसकी सफाई करो, हाथ पैर धुलवाओ, फिर हटाएंगे बाद में इसको। ऐसा करते हैं? तो इसको हटना है पूरे को, इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं हटाएंगे, कोई छिलका नहीं उतारेंगे इसका। छिलके सहित को ही समाप्त कर देना है। जब समाप्त ही करना है, छिलका क्या हटाना फिर? जो सब्जी बनानी ही नहीं है, मान लो आप लौकी काट रही हैं, एक लौकी बिल्कुल खराब, सूखी या पकी हुई या कानी, तो छीलेंगे क्या उसको पहले कि उसके बाद फेंकेंगे? पहले छील दो इसको, है? तो यहां इसके छिलके नहीं हटाएंगे। अब हटाने का काम कौन करेगा? तो पाणिनि जब किसी को हटाते हैं तो कितने शब्दों में से कौन सा शब्द बोल सकते हैं? वो कितने शब्द हैं? 4 हो गए हैं। लोप, लुक, शुलु, लुप। बस यही इनके पास उपाय हैं, और कोई है ही नहीं। 4 तरह से हटाते हैं वो। तो यहां हटाएंगे लुक कह करके, और वो प्रकरण आपने कई बार पढ़ लिया है अब तक। तो पहुंचे उसी प्रकरण में, दूसरे अध्याय का 4था पाद। आदि प्रभृतिभ्यः शपः, और ये सूत्र पीछे आ चुका है। तो आदि प्रभृतिभ्यः शपः, प्रभृति माने आदि, आदि आदि, अदादि गण की पहली धातु कौन सी है? जब गण बोल दिया हमने तो तुरंत पकड़ लिया करो। भुआदि गण की पहली धातु कौन सी है? क्योंकि आदि से पहले हम क्या बोल रहे हैं? भुआदि, भू आदि। अदादि में कौन सी है? अद। देवादि में कौन सी है? देव। अरे जो पहली धातु उसी के आगे आदि लगा देते हैं, तो वही इन्होंने बोल दिया यहां आदि।
अद को पहले ले लिया, और प्रभृति का अर्थ है आदि। तो आदि प्रभृतिभ्यः का अर्थ क्या हो गया? अदादिभ्यः, अदादियों से उत्तर, पंचमी का बहुवचन, अदादियों से उत्तर। शपह में षष्ठी है, शप के स्थान में क्या हो जाता है? लुक, लुक आ रहा है पीछे से। और लुक किसे कहते हैं? प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन को लुक कहते हैं। तो अदर्शन कर देंगे इसका हम, क्योंकि धातु अदादिगण की है ये। उसके आगे शप आ गया तो अनधिकृत प्रवेश हो गया ना इसका। अब ये हटाना है इसको यहां से, इसकी आवश्यकता नहीं थी, सूत्र ले आया। अब लाने वाले सूत्र को रोका ही नहीं था, कर्तरी शब्द को किसी ने रोका ही नहीं। तो पाणिनि के पास दो उपाय होते हैं, एक तो पहले या तो हम उसी का कोई अपवाद बना दें कि नहीं नहीं यहां शब्द नहीं होगा, और दूसरा उपाय क्या है कि चलो ठीक है शब्द आ गया है तो अब किसी अन्य सूत्र से उसको हटाएंगे। यही तो है, या तो आने से पहले ही रोक लें उसको, या आने के बाद फिर हटाने का सूत्र बनाएं, या तो रोकने का सूत्र या हटाने का सूत्र। रोकने के सूत्र को बोलते हैं अपवाद, और हटाने वाला सूत्र अपवाद नहीं होता, ये विधि सूत्र की श्रेणी में आएगा। ये विधि ही तो कर रहा है, ये शब्द के स्थान में श्लू, ये विधि ही तो हो गई। तो यहां शब्द का श्लू हो गया, ये समाप्त हो गया। लुक हो गया है? लुक, क्या हो गया? लुक हो गया। हाँ, तो लुक का अर्थ क्या है दर्शन? आपने श्लोक श्लू कब बोला मैंने? श्लू बोला? लुक, लुक हो गया, रह गया मृज टी। ठीक है। अब यहां पर ये जो ती प्रत्यय है कैसा है? ये सार्वधातुक। लेकिन उससे हमें तात्पर्य नहीं है यहां पर। अब यहां यदि देखें हम तो जैसे मेद्यति में ती प्रत्यय या श्यन प्रत्यय दोनों ही थे सार्वधातुक, वहां तो ती था तिंग में आने के कारण से सार्वधातुक, और श्यन कैसे था सार्वधातुक? शित होने के कारण से। और वहां किससे गुण की प्राप्ति दिखाई थी? पुगंत लघुपधस्य च। क्या इस सूत्र को हम यहां भी लगा सकते हैं? ये लघुपद है क्या? संदेश, ये लघुपद है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है बताओ? और कोई नहीं बोलेगा अभी। कैसे नहीं है? लघुपद का अर्थ क्या है पहले ये बताओ। सब डिलीट। क्या है लघुपद का अर्थ? क्या है लघुपद का अर्थ? हैं? हाँ, संदेश। जिसका उपधा लघु हो। उपधा किसे कहते हैं? पूर्व वर्ण। अंतिम हल क्या है इसमें? पूर्व वर्ण क्या है? ये लघु, लघु है नहीं है? किसे कहते हैं लघु? ह्रस्वम लघु, ये सूत्र है। ह्रस्व को लघु कहते हैं। ये ह्रस्व नहीं है क्या? ये क्या ऐसे है? ये दीर्घ, ये ऐसे, तो लघु ही तो है। ये लघु भी है और वो भी उपधा है। ये उपधा में आ रहा है, उपधा नाम है इसका री का। तो लघु उपधा है जिसकी, उसका नाम हो गया लघुपद। तो लघुपद नहीं है ये। अच्छा, मिद में कैसे निर्णय कर लिया था फिर आपने लघुपद? वहां कैसे स्वीकार कर लिया था? यहां क्यों नहीं स्वीकार हो रहा था? ये मिद में और मृज में क्या अंतर है बताओ? अच्छा मुझे। वहां ई था,
तो वो तो लघु मान लिया आपने, और री लघु नहीं मानने मारा है। ये दीर्घ री जो है ना, कभी हमने पढ़ा ही नहीं इससे पहले, ऐसा डबल वाला। क्यों? टाइप करने में आता तो है। यहाँ आके देखा हमने, इससे पहले। तो इससे पहले तो ये सूत्र भी नहीं पढ़े होंगे जो पढ़े जा रहे हैं। मतलब पता ही नहीं था ये क्या होता है डबल। तो पुगंत लघु बुधस्य च यहाँ गुण दिखा रहा है कि नहीं? करेगा वो, प्राप्त कर हो रहा है उसका गुण, क्योंकि उसकी शर्त कितनी सी है कि अंग लघुपद होना चाहिए। अंग संज्ञा में लगता है, ध्यान रखना, अंग संज्ञा में बार बार नहीं दिखा रहा हूं, प्रक्रिया वही रहती है। बिना अंग संज्ञा की अंग से अधिकार हम जा ही नहीं सकते। और ये 7वें अध्याय का सूत्र है पुगंत लघुपद से, अंग से अधिकार में ही है पूरा 7वां अध्याय। तो लघुपद अंग होना चाहिए, और आगे सार्वधातुक या आर्धातुक दोनों में से कोई प्रत्यय आगे आ जाए, तो कोई स्थिति बन रही है यहां पर। और अगर हम यहां गुण कर दें, ये सूत्र लगा दें पुगंत लघुपद, क्योंकि इसको रोक नहीं पा रहा है कोई अभी तक, अभी रोकने वाला हम नहीं लाए हैं सूत्र कोई भी, तो रोकने वाला सूत्र पाणिनि न बनाए, कल्पना कर लो कि न बनाए। तो गुण यदि करेंगे हम इसको, तो क्या गुण हो सकता है? री को अर, रेप जुड़ जाता है ना री के स्थान में जब आ लाते हैं, तो मर्ज ती बन जाएगा ये। इसलिए अब सूत्र दूसरा बनाना पड़ा केवल इसी धातु के लिए। जैसे मेद्यति में वहां क्यों बनाना पड़ा दूसरा सूत्र, कौन बताएगा? मेद्यति में पुगंत लघुबुधस्य च, वहां भी गुण कर रहा था ये, और यहां भी गुण कर रहा है, लेकिन वहां मिदेर गुण अलग से बनाना पड़ा सूत्र, यहां मृजेर वृद्धि ही ये अलग से बनाना पड़ रहा है। तो वहां मिदेर गुण अलग से क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वहां किंगति च रोक रहा था, श्यन प्रत्यय के ङित होने के कारण से। यहां वो अवस्था है नहीं कि ङित है कोई आगे, तो यहां पुगंत लघुपदस्य को रोक नहीं रहा है कोई। यहां एक दूसरा सूत्र आ रहा है जो वृद्धि करेगा, वो गुण को नहीं रोक रहा है। गुण तो रुक जाएगा फिर अपने आप, क्योंकि एक ही काम होना, या तो वृद्धि या गुण। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि फिर गुण ही हो जाता, वृद्धि अर्थात गुण वृद्धि को रोक लेगा। जब वृद्धि करने वाला सूत्र आ रहा है और उसको हमने अधिकार दे दिया कि तू गुण को रोक दे, तो गुण करने वाला कहेगा कि मेरे में क्या कमी थी, मैं वृद्धि को रोक दूंगा। फिर जो आप वृद्धि करने वाला लाओगे मैं उसको रोकूंगा, संघर्ष होगा दोनों में। नहीं, वृद्धि करने वाला कहेगा गुण वाले से तू हट जा, गुण वाला कहेगा वृद्धि करने वाले से तू हट जा, तो कैसे निर्णय हो? तो वृद्धि करने वाला जो वृद्धि करेगा यहां आकर के, उसको यदि गुण करने वाला रोक दे, तो समस्या ये आएगी फिर कि वृद्धि करने वाला वृद्धि करेगा कहां पर फिर? क्योंकि जहां जहां भी वृद्धि करेगा वहां वहां ये गुण वाला रोक देगा उसको, तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ सूत्र कभी होता नहीं। और इसको अन्यत्र बहुत अवकाश मिल जाएंगे। किसको? पुगंत लघुबुधस्य च को। इसको असंख्य मिलेंगे उदाहरण जहां ये गुण करता रहेगा। और मृजय वृद्धि को केवल एक ही धातु पकड़ी थी उसने, मृज, और वहां भी ये गुण वाला रोक दे उसको, तो वो तो बेकार हो गया फिर। तो ऐसा होता नहीं। तो मृजय वृद्धि सूत्र आया, निकालो सूत्र। 7वें अध्याय का 3रा पाद और 114 संख्या पर सूत्र मिल गया। 7वें अध्याय का दूसरा पाद, मृजेर वृद्धि ही मिल गया। केवल अंगस्य का अधिकार है, बस करो अर्थ। मृजेह अंगस्य वृद्धिर्भवति, कोई शर्त नहीं है इसकी कि ऐसा परे हो वैसा परे हो, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी परे हो, यानी परे वाली बात नहीं देखता ये। तो ये सूत्र अधिक व्यापक है थोड़ा,
और जो शर्तें लगा देते हैं सूत्र अपनी, वो फिर वहीं पर लग पाएंगे, जो उनकी शर्त पूरी होगी तो नहीं लग पाएंगे। तो इसने कहा कि मृजेह अंगस्य, मृज अंग को वृद्धि ही वृद्धि होती है, बस इतना ही तो अर्थ है। अब मृज अंग को वृद्धि होती है तो मृज ये अंग है ही, तो वृद्धि किसको करें इसमें, कौन से वर्ण को? आ गई ना समस्या? तो चाहिए परिभाषा, ये पहुंच गया, एको गुण वृद्धि। इसने कहा तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, इसने कहा नहीं कर पा रहा हूं, तो लो ये एक दे दिया उसने, ये रखो अपने पास में। अब मृज वृद्धि में एक और आ गया, अब फिर दोबारा अर्थ करो। मृजेह अंगस्य एक स्थाने वृद्धि भवति, हो गया निर्णय नहीं? अब मृज अंग में एक कितने हैं? एक ही तो है, तो एक जब मिल जाता है मैं तो निर्णय हो जाता है, और जहां एक से अधिक हो वहां समस्या आती है, क्योंकि इसमें एक ही है, री एक प्रत्याहार में आ ही रहा है। अब इसको वृद्धि हुई। वृद्धि किसे कहते हैं? आ आई औ। आप गुण बोलने लगी, आ आई औ। अब कौन सा हो? स्थान ही नहीं मिल रहा है। री का स्थान मूर्धा, और आ आई औ में एक भी नहीं है मूर्धा वाला। अब क्या बन रही है पोजीशन? यहां भी झगड़ा पैदा होने जा रहा है। नहीं, हम यदि आ को लाएंगे तो ए आई लड़ेंगे, आई को लाएंगे तो आ और औ लड़ेंगे, हमें कोई छोड़ दिया। औ को लाएंगे तो आ और आई, तीनों ला नहीं सकते एक की जगह पर। तो क्या परिभाषा लगेगी? क्योंकि स्थानीय अंतरतम में तो फेल हो गया। वो यहां निर्णय नहीं दे पा रहा है, तो सूत्र आया उरण रपरह। तो उहु अण रपरह, री के स्थान में, उहु माने री के स्थान में षष्ठी है री का, तो री के स्थान में यदि कहीं अण आ रहा हो तो उसके आगे रेफ और जोड़ देना। अब यहां री के स्थान में कौन कौन से वर्ण आ रहे थे अभी? आई, इनमें से अण कितने हैं? केवल आ। कहाँ है अण में? आ कहाँ है? प्रत्याहार सूत्र में आ है कहीं? प्रश्न क्या है मेरा? प्रत्याहार सूत्र में कहीं आ है? नहीं। तो कैसे आ गया अण में? अकार में आ गया। कैसे आ गया? अतोता तो अकार होता है, नहीं तो वो सारे आते हैं। आ रहा है अण में, अयुण में, तो अण प्रत्याहार में है, तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने साथियों को भी ले लेते हैं। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने साथियों को भी ग्रहण कर लेंगे। सिर्फ अण प्रत्याहार। तो ये आ भी वहीं पर है, उस आ के ही साथ में, इसलिए अण में है ये। ठीक है? तो आ आई औ में से केवल एक आ ऐसा है जो अण प्रत्याहार में आ रहा है, और उसके स्थान में, क्योंकि री के स्थान में आ रहे हैं ये, तो री के स्थान में जो आ रहा है, आई औ को नहीं लेंगे अब, क्योंकि आई औ अण में नहीं आ रहे, तो री के स्थान में जो आ रहा है उसके आगे रेफ जुड़ जाएगा। अब दोबारा बोलो, वृद्धि के जो तीन हैं उनका स्वरूप क्या बन गया? अब आर आई औ। अब ये स्थिति बन गई है। अब स्थानीय अंतरतम कहेगा हाँ अब मेरा काम बन गया। अब स्थान देख लेंगे, तो आर का स्थान क्या है? कंठ और मूर्धा, रेफ मूर्धा का और जुड़ गया, और ये भी री मूर्धा का है, तो मिला कुछ।
संगति कुछ तो लगी, तो री के स्थान में हो गया आर। क्या बन गया, क्या लिखूं नीचे में, मार्च। री को हो गया आर, तो माँ को हल कर भी दें हम और री के स्थान में लिख दें आर है, और ये ज आगे है ही और ती। अगर हमें मार्जती बनाना होता हम यही रुक जाते हैं, अगर हमें मार्जती बनाना होता तो हम यही रुक जाते ना। मार्जती, मार्जती यह है मार्जती। नहीं, अब अकार। अब आप व्याकरण पढ़ रही हो, एक एक वर्ण का ध्यान रखना होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। एक वर्ण से ही सारा खेल बिगड़ जाता है। शंकर में से केवल एक अनुस्वार हटा दो, शकर बन जाएगी फिर वो है? एक ही वर्ण और कितना अंतर आ गया, कहां शंकर और कहां शकर। अब यहां क्या करेंगे कि ये जो स्थिति बन गई है अब, तो आप 8वें अध्याय में पहुंचो अब, और 8वें अध्याय का दूसरा पाद निकालो, और दूसरे पाद में ये तीसरे कॉलम में सूत्र आएगा 36वां। बहुत लगता है सूत्र, ये भी समझ लेना इसको ढंग से आज, क्योंकि बार बार अवसर नहीं होता है फिर बताने का। सूत्र मिल गया सबको। वृश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। देखो इसमें धातु में गिनी गई, पहले ये देखते हैं इसमें पद कितने हैं सूत्र में। बोधो पद गिन रही है, कितने पद हैं, 2। कौन कौन से, वृश्च भ्रस्ज सृज मृज यजराज भ्राज छशाम 1 पद, शह 1 पद। और इसने गिनना शुरू कर दिया कि वृश्च 1 भ्रस्ज 2। अगर ये पद है वृश्च, तो पद किसे कहते हैं, सुप तिङन्तम पदम, ये सुबंत है। सुप तो यहां आ रहा है अंत में, छशाम षष्ठी का बहुवचन, ये पद बना, और शह प्रथमा का एक वचन। सूत्र का अर्थ अगर हम करें इसमें और अनुवृत्ति किसी की न लाएं, तो क्या अर्थ बनेगा कि वृश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज, एक तो ये धातुएं हो गई इनके स्थान में, और छ और श ये एक एक वर्ण है, तो यहां अर्थ करते हैं छकारांत शकारांत के स्थान में क्या होता है, शह मूर्धन्य हो जाता है। लेकिन यह अर्थ अभी अधूरा है। इसमें अनुवृत्ति किसकी लाएंगे, तो पीछे देखो दूसरे कॉलम का सबसे अंतिम सूत्र क्या है, स्कोह संयोगाद्योर अंते च। यहां से अंते को ले लेते हैं, ठीक है। और एक अनुवृत्ति और है इसमें 26वें सूत्र से, झलो झली से झली की। और ये जो सूत्र है यहां चुहकू से जो प्रारंभ होते हैं, तीसरे कॉलम का पहला सूत्र, यहीं से ये दोनों अनुवृत्तियां चल पड़ती हैं लगातार, झली भी और अंते, अंते च, झली और अंते च, ये दोनों आगे के सूत्रों में जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहां पर आ रहे हैं। और एक चीज और, ये जो सारा 8वां अध्याय चल रहा है ये, इसमें एक बहुत बड़ा अधिकार चलता है, किसका, पदस्य का। जैसे अंगस्य प्रसिद्ध है अधिकार, ऐसे ही पदस्य भी प्रसिद्ध है। अंगस्य पदस्य भस्य, ये अधिकार सूत्र हैं सारे, नहीं। तो पदस्य का अधिकार कहां तक जाता है, तो मैंने बताया था आप लोगों को एक बार, है कहां तक, 55 तो नहीं, 54 तक। लेकिन कौन सा 54, तीसरे पाद का, तो ये बीच में आ गया कि नहीं, वृश्च भ्रस्ज, वृश्च भ्रस्ज में पदस्य का अधिकार आ रहा है या नहीं, आ रहा है ना, ये तो बीच में आ गया उसके,
तो पदस्य को भी साथ में रखना है। अच्छा, अब अर्थ कैसे करेंगे वो देखो इसका तरीका, कि झली को भी ध्यान में रखना है हमें और अंते को भी ध्यान में रखना है। झली का, और दोनों में सप्तमी है, ये देखो झली का अर्थ क्या है, झल परे रहते, प्रत्याहार है ये। और अंते का अर्थ क्या है, अंत में, अंत परे रहते बोलने में नहीं आएगा, अंत किसी वस्तु का नाम तो है नहीं, सो परे है। तो अब दो अर्थ बनेंगे इसके, कि वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज, ये धातुएं, और छकारांत और शकारांत, इस प्रकार की धातुएं जिनके अंत में छकार आता है या तालव्य शकार आता है, इनके स्थान में मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। अब दो शर्तें आ गई, या तो झल परे हो हैं, और दूसरी स्थिति क्या है कि झल परे नहीं है। अब यहां झल परे रहते हैं, पदस्य का अधिकार नहीं संगत होगा, या तो झल परे हो अथवा अब ये जो अंत्य जो दूसरी अनुवृत्ति रहेगी एक और, उसके साथ में पदस्य को जोड़ेंगे, या पद के अंत में हो। ये कौन, ये धातुएं जो सारी हैं या छकार शकार, या तो ये पद के अंत में आ रहे हों, यानी कुछ भी नहीं है आगे। अब जैसे मान लो हम ये ती को हटा दें, ये न हो, तो यहां जो दो अनुवृत्ति आ रही हैं अंते और झली, इनमें से कौन सी संगत होगी? झल परे रहते करेगा ये सूत्र शकार, या पद के अंत में होने के कारण से करेगा? अंत में होने के कारण से, क्योंकि जकार फिर अंत में आ जाएगा। ये मृज धातु है ना, ये मृज ही तो है ये, और सूत्र में देखो मृज धातु है कहीं, इसमें नहीं है। भ्रश्च भ्रस्ज सृज मृज आ गई। तो मृज धातु के जकार के स्थान में, क्योंकि अलवंत्य से लगना, या ध्यान रखना कोई भी आदेश करते हैं हम तो सदा अंतिम वर्ण को ही होता है वो। तो मृज के अंत में क्या है, जकार ही तो है। तो मृज के जकार के स्थान में हमें क्या करना है, मूर्धन्य शकार। कब करेगा ये? दो अवस्थाओं में, या तो झल परे हो, और झल परे नहीं है तो ये जकार अंत में आना चाहिए, पद के अंत में। तो हमारा कौन सा लग रहा है, झली की अनुवृत्ति लग रही है या अंत्य की लग रही है? हैं? अंत्य की लग रही है। करो जरा दोबारा। मृज के अंतिम पद के अंत में जो जकार है, सुनो सुनो, मृज के पद के अंत में जकार, उसके स्थान में शकार, ये पद के अंत में है जकार? नहीं। क्यों नहीं है? पद के अंत में है। किसे कहते हैं पद? हाँ, अर्थ करो। सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। तो तिंगंत है ये, सुबंत है ये तिंगंत है या सुबंत है? ये तिंग नहीं दिख रहा है आगे, तिंगंत नहीं है ये। तो तिंगंत है तो पद किसका नाम है? इसका नाम है या इस पूरे का नाम है? तो पूरे का नाम है, तो पूरे पद के अंत में ई है कि ज है? फिर कैसे कह दिया आपने कि पद के अंत में है जकार? ये आप ही तो पहले जगह कह रहे थे। मैं क्या कह रहा था? और क्या, अभी तक ये कह रहे थे जगह। मैंने ये कहा था कि यदि ये ती न होता या ये हट जाता तब ये अंत में हो जाता। अभी तो अंत में ई है। ये हम भी अब भूल रहे हैं, पहले भी बोला था। तो हमें यहां पर झली की अनुवृत्ति लेनी है। तभी मैंने कहा दो प्रकार से सूत्र का अर्थ होगा, दोनों जगह चल सकता है ये। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण आएंगे जहां अंत में है ही नहीं कुछ भी, केवल वो जकारी अंत में आ गया, यानी कि वृश्च धातु आ गई या सृज आ गई, इनका जो अंतिम वर्ण है वही अंत में रह गया, कुछ है ही नहीं आगे। और तो पदस्य अंत्य लग जाएगा, और झली को घटाएंगे तो पदस्य छूट जाएगा। अब यहाँ पर ये भले ही सूत्र पदस्य के अधिकार में है, लेकिन पदस्य दोनों जगह नहीं लगता है। पदस्य का संबंध अंत्य की अनुवृत्ति जोड़ेंगे तो होगा। नवीन समझ में आ रहा है नहीं पूरी बात ये? क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए ध्यान रखो इन सारी बातों के लिए।
कि पदस्य का संबंध अधिकार होते हुए भी झली की अनुवृत्ति के साथ नहीं घटता है, ये अंत्य के साथ घटता है ये। और हमारा यहाँ झली से विषय है, क्योंकि झल परे है, ये झल परे है कि नहीं है जकार के आगे हैं? झल में आता है तकार, कहाँ आता है? ख फ छ ठ थ चट त, और झल कहाँ से कहाँ तक है? झबे से लेकर के हल सूत्र तक। हाँ क्या करें? पदांत के झल के परे रहते, ऐसा करें नहीं होता। पदांत का झल कौन सा होता है? पद का अंत भी हो, जैसे झल ती को लेकर हम करें, तो ये झली को आप अलग कर रहे हैं ना, और अंत को अलग कर रहे हैं, उसको एक कर दें। मतलब पदांत भी हो जाए वो जकार और आगे झल भी परे हो। अंत भी ले लिया हमने और परे फिर भी कुछ ले रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? अंत है तो अंत ही है, कुछ नहीं है फिर आगे। दोनों के उदाहरण अलग अलग बनते हैं। ती को लेकर लेना पड़ेगा पदांत। जैसे हम बोलते हैं ती है, झल बनेगा है? ती तो ये है ना झल। हाँ तकार झल है, हाँ झल परे है। और झल परे भी क्यों हो पाया था? क्योंकि शब हट गया था। अगर शब आगे होता तो समस्या जाती। शब यदि आगे होता तो श का क्या बचता? अ, तो ज के आगे अ होता, फिर अ झल में आता नहीं है तो बन जाता ये आकार के शब के हटने से ये झल परे मिल गया इसको। अब काम पूरा हो गया। तो भ्रश्य भ्रश्य इस सूत्र ने क्या कर दिया? यहां पर जकार के स्थान में मूर्धन्य शकार, तो ये बन गया ऐसा। ठीक है। अब ये जब ऐसा बन गया तो अब इस पर प्रभाव आने वाला है। तो अष्टाध्यायी का अंतिम पृष्ठ निकालो। मैंने अंतिम सूत्र नहीं कहा था, अंतिम पृष्ठ है। तो पहले ही कॉलम में सूत्र है ष्टुना ष्टुः। शांत क्यों ले रहे हो? ष्टुना ष्टुः। और ऊपर से अनुवृत्ति किसकी लें बताओ? ऊपर से आ रही है स्तोह, केवल स्तोह, बस। स्तोह में कौन सी व्यक्ति? षष्ठी का एक वचन। ष्टुना में तृतीया का एक वचन, ष्टुः प्रथमा का एक वचन। स्तोह षष्ठी का एक वचन है तो मूल शब्द क्या बना? स्तु। अभी बुद्धि काम कर नहीं रही है इतनी, मूल शब्द पकड़ने में देर लग जाती है आप लोगों को। स्तु। अब स्तु का अर्थ क्या है? सकार और तवर्ग। ऊ आ गया ना, तू। जो ऊ आते ही वर्ग अर्थ निकलता है फिर, लेकिन किन में? कु चू टू तू पू, ये बस यही 5 है। ये यानी हर वर्ग का पहला अक्षर उसमें ऊ आना चाहिए। अब हमने कह दिया खू, ये नहीं चलेगा। ये सही का शब्द आपने, ये नहीं चलेगा। वर्ग के पहले अक्षर में यदि ऊ है तो वर्ग बनेगा, नहीं तो नहीं। तो तू पहला है ये तथा दधना का, तो तवर्ग। तो सकार और तवर्ग के स्थान में षष्ठी है नहीं है स्तोह। सकार और तवर्ग के स्थान में, इतने का अर्थ हो गया। बढ़े आगे। अब क्या होता है वो पहले बोल दो। तो क्या होता है? कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा। ष्टुः, ये प्रथमा है। अब ष्टुः में भी वही बात आ गई, शकार और ये टू, फिर वही ट का पहला वर्ण आ गया तो टवर्ग इसका अर्थ हो गया। सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग। अब क्रम लगा लेना, उधर भी 6 हैं, इधर भी 6 हैं। 6 है नहीं है स्तोह में, सकार 1 और तवर्ग 5। इधर भी शकार 1 और टवर्ग 5। तो सकार के स्थान में क्या करेंगे? शकार। तकार के स्थान में टकार। थकार के स्थान में ठकार। एक वही क्रम से आता जाएगा। कब होता है? अब ये प्रश्न कह तो दिया कि सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग हो जाते हैं। कब?
तो कहा ष्टुना। ये तृतीया है। तृतीया का अर्थ क्या होता है? साथ। सहयुक्ते, वो क्या नाम, सहयुक्ते अप्रधाने, इसे तृतीया हो जाएगी। तो ष्टु के साथ। अब ष्टु में फिर वही शब्द आ गए 6, षकार और टवर्ग, यानी कि षकार और टवर्ग साथ में होने पर। अच्छा, साथ किधर किधर को सकता है? मेरे इधर कोई बैठा है, वही मेरे साथ है, इधर बैठा है वो भी साथ में है या नहीं? तो दोनों ओर साथ ले लेते हैं। ये समास करता है भवरी। तो ये दोनों साथ में है, इधर भी और इधर भी। अब किसके साथ देखना है? मैं जिसके स्थान में हम कर रहे हैं, किसके स्थान में कर रहे हैं? षकार टवर्ग, सकार और तवर्ग के स्थान में। तो सकार तवर्ग यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये तवर्ग दिख रहा है, तकार। इसके स्थान में क्या करना है? टवर्ग। कब करें? यदि इसके दाएं बाएं षकार या टवर्ग में से कोई भी वर्ण आ रहा हो। आ रहा है दाएं बाएं कहीं पे? किधर को आ रहा है? इधर को आ रहा है, ये है षकार आ रहा है। षकार आ जाए, ट ठ ड, इनमें से कोई आ जाए। इसमें क्रम नहीं है कि त के स्थान में हम ट करेंगे तो इधर भी ट आना चाहिए। इधर 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अब करते हैं इसको ट या नहीं? तो ष्टुना ष्टुहु, इससे क्या हो गया? तकार के स्थान में टकार। तो क्या बन गया? टी। अब जरा इसको जोड़ना, देखो इस आ को ले आओ म में, क्या बन गया? यहां तक पूरे हो गए। अच्छा, ये है श यहां पर है, और ये रेफ में स्वर है नहीं। तो रेफ में स्वर नहीं होता है तो कहाँ बैठता है जाकर के? ये किसके ऊपर? जिसके पे स्वर होता है, के ऊपर। हाँ, ये बात पकड़ी आपने। ये कहाँ बैठता है? किसके ऊपर? जिसमें स्वर होता है। अब आगे ढूंढते जाओ कौन सा ऐसा वर्ण पहला मिल जाए जिसमें स्वर है। इसमें मिल रहा है स्वर, तो यहां बैठ जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे इसको करो और ये इधर बैठ गया। ठीक है, क्या बच गया? ये किधर आएगा? ऐसे तो आएगा, क्योंकि मात्रा ये जो ई है ये तो टी के टकार के आगे है। अच्छा, इस शब्द में मार्ष्टी में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है रीना? सबसे अंतिम वर्ण संदेश इकार है, और जबकि लिखा है यहाँ पर ये। इसमें भ्रांति हो सकती है नहीं? क्योंकि ये कहाँ पहुंचा है? ई शकार आ रहा है, फिर टकार आ रहा है, फिर रेफ आ रहा है, और अंत वाला ई इधर को आ रहा है। लिपि में है ऐसा, लेकिन उच्चारण में देखो क्या है। उच्चारण में आ क्या है? क्या बोलेंगे हम? पहले ई बोलेंगे या क्या बोलेंगे? श बोलेंगे, ट बोलेंगे, र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार। है? तो पहले वहीं पर था। हाँ, ये आगे पहले र बोलेंगे, फिर श, फिर ट, और फिर ई। मार्ष्टी, ये बन गया। मार्जती बनाना होता तो बनता ही नहीं है, कैसे बना लोगे आप? कि बनाना होता। मार्जती नहीं होता, समार्जती। गलत। हाँ। मार्जयति ये बन सकता है। शुद्ध करवाता है, ये अर्थ होगा। अर्थ भी बदल जाएगा उसका। जैसे पाठयति पढ़ाता है, और पठति पढ़ता है। तो मार्ष्टि शुद्ध करता है, और मार्जयति शुद्ध करवाता है किसी और से, कि लगाओ झाड़ू यहाँ पर। तो ये बन गया मार्ष्टि। तो इस सूत्र के भी उदाहरण आज पूरे हो गए। हाँ, ऐसे बनेंगे सब, यही सूत्र लगेगा, वृश्य भ्रश्य। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ